Hello everyone, welcome to Dwij UPSC and this is part third of UPSC APFC 2025 PYQ सॉल्यूशन। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं उनको ब्रॉडली कवर कर रहे हैं, थॉरोली कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल चौधरी और ये सभी एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं मैंने क्वालिफाई किए हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, द्विज यूपीएससी। कोई भी क्वेरी है 8477850042 इस नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो लाइव है। द्विज 20 कूपन कोड आप यूज कीजिए, किसी भी कोर्सेज पर आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा। द्विज 20 टिल 16 अगस्त 2026 आप यूज कर सकते हैं। दो कोर्सेज जो आपके लिए सुपर यूज़फुल हो सकते हैं वो हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी कंप्लीट जनरल स्टडी कोर्स। इसमें क्या है, कंप्लीट जनरल स्टडीज़ का सेक्शन जो आपको कवर किया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड करंट अफेयर एंड ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडिंग, जैसे आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब कुछ शामिल है। मतलब ये क्या है, ये एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, आपके नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। द्विज 20 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा इसमें। सेकंड, आप पीडीएफ कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आईआर, एलएल और एसएस स्पेसिफिक पीडीएफ जो है वो आपको मिलते हैं। तो इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अभी जो है 31 से लेके 50 तक इसमें 20 क्वेश्चंस एडिशनल हम कवर करेंगे। तो 30 तो पहले हमने कर लिए थे, पार्ट 1 में हमने कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का भी। पार्ट 1 में हमने कवर किया है पूरा इंग्लिश का जो भी सेक्शन 2025 में आपसे पूछा गया। पार्ट 2 में जो है हमने 21 से लेके 30 तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कवर किया है। एंड दिस इज पार्ट 3, इसमें हम 31 से लेके 50 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको कवर करेंगे, साथ के साथ जो जैसे मानिए आईआर से जो क्वेश्चन पूछे गए, सोशल सिक्योरिटी से, लेबर लॉ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मेनली कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। SSL ये एक टाइप का इनक्रिप्शन होता है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी एक तरीके से कि ये क्या इसकी फुल फॉर्म होती है SSL की, तो जान लेते हैं। यही हमारा मोडस रहता है कि सबसे पहले हम उस टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद उस MCQ को अटेम्प्ट करते हैं। तो SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या है, ये एक इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्राउज़र एंड सर्वर। ब्राउज़र और सर्वर के बीच में ये कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है। सिक्योर सॉकेट लेयर कहाँ यूज़ होता है इसका, बैंकिंग में, ई-कॉमर्स में और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं उस जगह पर इसका यूज़ होता है। इसी तरीके का एक और सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी इंटरनेट पर, वेब पर यूज़ होता है, HTTPS, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इतना ही है। S फॉर सिक्योर। इसका यूज कहाँ होता है, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी, OTP जैसी चीज़ें जो होती हैं इसी के थ्रू वैलिडेट होती हैं। तो SSL क्या है इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सिक्योर सॉकेट लेयर, बाकी सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। L फॉर लेयर याद रखिए, लेबल नहीं है, एक ही तरीके से आपका हो जाता करेक्ट। SSD के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं क्या है SSD। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो SSD होती है और एक HDD होती है। दोनों ही क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप हैं। कंप्यूटर में क्या है, दो तरीके के स्टोरेज होते हैं, एक तो हो गए प्राइमरी एंड दूसरे हो गए सेकेंडरी। तो HDD जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं जैसे, और SSD ये होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये दोनों ही क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, डेटा स्टोरेज के लिए इनका यूज़ होता है। दोनों में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है यहाँ देखते हैं।
SSD जो है, क्या इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं? नहीं, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसीलिए इसकी स्पिनिंग स्पीड जो है 0 होती है। उसी के बावजूद बात करें हार्ड डिस्क की, तो इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, ये मैकेनिकल होती है, इसमें पार्ट्स मूव करते हैं, ये स्पिन करती है। इसी वजह से जो हार्ड डिस्क होती है उसको 5400 RPM, 7200 RPM एंड 10,000 RPM, इन सब कैटेगरीज में एज पर स्पीड जो है डिवाइड किया जाता है। लेकिन ऐसा SSD में नहीं होता है, कोई भी मूविंग पार्ट्स इसमें नहीं होता है। इसी वजह से स्पीड जो है SSD की ज़्यादा होती है और हार्ड डिस्क की थोड़ी सी स्लो रहती है। नॉइज़ जो है साइलेंट होगी ना SSD तो, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क में तो थोड़ी सी नॉइज़ी रहती है। पावर कंजम्पशन, जब SSD में कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा है तो पावर बहुत ही लो कंज्यूम होगी, और हार्ड डिस्क में क्या है, पावर कंज्यूम हायर है। शॉक रेजिस्टेंस SSD का हाई है, हार्ड डिस्क का लो है। बूट टाइम, SSD जो है फास्ट है तो सेकंड्स में ही बूट हो जाती है, वहीं पर हार्ड डिस्क की बात करें तो बहुत समय लेती है बूट होने में। कभी कभी क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रैम जो है वो फुल हो जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसी हार्ड डिस्क से और सॉलिड स्टेट SSD से ही एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है, और मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं इसमें हार्ड डिस्क ना यूज़ करके SSD का ही यूज़ ज़्यादा होता है। तो अभी चलिए देखते हैं कि इसी नॉलेज के बेस पर हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं। तो देखिए, स्पिनिंग स्पीड जो है SSD की 0 होती है, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि होती ही नहीं है, ये मूव भी नहीं करती है, मैकेनिकल होती ही नहीं है। SSD जो है कंज्यूम करती है मोर एनर्जी देन हार्ड डिस्क, नहीं ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो लेस एनर्जी कंज्यूम करती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा इनकरेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो सेकंड हो गया इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट हो गया मेरा, फर्स्ट करेक्ट है, तो सी भी नहीं हो सकता है। SSD जो है उसको वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, जब रैम जो है वो हमारे पास कम है तो हाँ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बच रहा है कि बी इज़ करेक्ट, लेकिन थर्ड को भी देख लेते हैं। SSD जो है रिप्लेस करती है प्रोसेसर को, नहीं, प्रोसेसर को रिप्लेस थोड़ी कर सकती है, प्रोसेसर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो नहीं करती है रिप्लेस। देखते हैं परमानेंट मेमोरी इनमें से कौन सी हो सकती है। मेमोरी के बारे में अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जानी थी, अभी यहाँ भी देखेंगे कि हार्ड डिस्क हो सकती है क्या परमानेंट, CPU, रैम, मदरबोर्ड। पहले तो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन सी मेमोरी का पार्ट है। हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है, हाँ हार्ड डिस्क एक मेमोरी होती है। क्या CPU एक मेमोरी होती है? नहीं, CPU ब्रेन कहा जाता है एक तरीके से। कंट्रोल सिस्टम होता है मदरबोर्ड, ये भी मेमोरी नहीं है। एक्चुअली इनमें से मेमोरी तो दो ही हैं, रैम है एंड हार्ड डिस्क है। अब बताना इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो देखते हैं यही सामने क्या है। रैम जो यूज़ होती है कंप्यूटर को रन करने के लिए, जब कंप्यूटर में पावर ऑन है तब जो मेमोरी कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं रैम। अगर आप कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे होते हैं जब कंप्यूटर रनिंग में है, तो सॉफ्टवेयर जिस मेमोरी पर चलता है उसको बोलते हैं रैम। तो ये CPU को हेल्प करता है डेटा एक्सेस करने के लिए। रोम क्या है, ये जैसे आप जब पावर ऑन कर रहे हो कंटिन्यूस, जब पावर ऑन कर रहे हो, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, तो जो बूट करता है ना, बूट, BIOS, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये जो BIOS सेटअप जो होता है, ये जो रन करता है, ये करता है हमारा किस पर करता है, ये हमारा रोम पर करता है। रोम क्या है, बूट के लिए यूज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो रैम में और रोम में मैंने दोनों में आपको अंतर अभी समझाया, इतना याद रखिए कि रैम क्या है, जब पावर ऑन होती है तभी तक रहती है कंप्यूटर में। रोम क्या है, वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है, ओनली उसमें BIOS जो है वो रहता है आपका। और जो कोई कमेंट में BIOS की करेक्ट फुल फॉर्म बताएगा, मैं उसको एक हार्ट दूंगा और दूसरा उसकी कमेंट को पिन भी कर दूंगा। अभी क्या है, जैसे हमारा तरीका है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि पूरा का पूरा पहले टॉपिक जो है वो हम देख लेंगे, उसके बाद जो आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मेमोरी जो है दो तरीके की हो सकती है, एक तो हो सकती है परमानेंट, एक हो सकती है नॉन परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को ही हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी को ही हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं।
और जो नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी होती है उसको हम वॉलेटाइल भी बोल देते हैं। तो वॉलेटाइल मेमोरी है रैम। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आपकी पावर ऑन है इसमें तभी तक चीज़ें आपकी रहेंगी। तो जैसे ही पावर ऑफ होगी तो क्या है, ये तो टेम्पररी थी, वॉलेटाइल थी, ये सब कुछ इरेज हो जाएगा। दोबारा से जब आप पावर ऑन करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो परमानेंट मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? एसएसडी, हार्ड डिस्क, रोम और फ्लैश ड्राइव, ये सभी क्या है, ये सभी परमानेंट मेमोरी हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप पावर ऑफ भी कर देते हो, पावर आपने ऑफ कर दिया और वापस से आपने जब पावर ऑन किया तो आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब जो परमानेंट मेमोरी होती है ये डेटा को स्टोर भी कर सकती है। इसका ज़रूरी नहीं कि ये रनिंग के लिए ही काम आती है, डेटा को स्टोर भी करती है। तो परमानेंट मेमोरी होती क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, डेटा इसमें रहता है पावर ऑफ होने के बावजूद भी। हार्ड डिस्क जो होती है इसमें क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस, जो भी आपका डेटा होता है इसी में स्टोर होता है। रैम क्या है, वॉलेटाइल है। जैसा कि मैंने बताया कि पावर जैसी ऑफ हुई सब कुछ छोड़ गया, डेटा को लूज़ कर देती है पावर फेलियर के दौरान। सीपीयू क्या है, ये तो केवल प्रोसेसर होता है, इसमें कोई भी परमानेंट स्टोरेज होता ही नहीं है। सीपीयू में कुछ भी नहीं होता है स्टोरेज। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। वोलाटाइल जैसा कि मैंने बताया कि ये तो क्या है, मेमोरी तभी तक रहती है जब तक पावर ऑन है। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया और सारा का सारा डेटा जो लॉस हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट है, चाहे आप स्विच ऑफ कर दो डेटा रहेगा। डेटा रिटेंशन वोलाटाइल में टेम्पररी है और नॉन वोलाटाइल में परमानेंट है। स्पीड क्या है, वोलाटाइल मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, परमानेंट की थोड़ी सी स्लो रहती है स्पीड जो है। पर्पज़ क्या है, वोलाटाइल मेमोरी का पर्पज़ है केवल जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है उसी इंस्टेंस पर उस डेटा को स्टोर करना है। लेकिन परमानेंट या फिर नॉन वोलाटाइल का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशंस को और बाकी जो यूज़र का डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना है। जो नॉन वोलाटाइल होती है वो यूजुअली छोटे साइज़ में होती है, स्मॉलर रहती है जीबीज़ में, और जो परमानेंट होती है उसका साइज़ टीबी तक जाता है, बहुत बड़े साइज़ में भी मिल सकती है आपको, लेकिन सस्ती होती है। परमानेंट मेमोरी लेस एक्सपेंसिव है, इसी वजह से ज़्यादा यूज़ हो सकती है। वोलाटाइल मेमोरी फास्ट तो है लेकिन बहुत महंगी होती है, इसी वजह से इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। वोलाटाइल मेमोरी के एग्जांपल क्या है, कैश मेमोरी, रैम, ये सभी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं और फास्ट होती हैं। रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी क्या हैं, ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, परमानेंट मेमोरी हैं, लेकिन ये स्लो रहती हैं। परमानेंट मेमोरी को ही हम सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ मेमोरीज जिनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम उनको लिस्ट किया देखते हैं। जैसे सीपीयू रजिस्टर्स जो होते हैं, ये क्या वोलेटाइल है। देखिए वोलेटाइल जो भी मेमोरी होगी वो क्या बहुत फास्ट होगी और कैपेसिटी उसकी होगी बहुत कम होगी। तो सीपीयू में एक रजिस्टर नाम की चीज़ होती है, वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है उसकी, वो सबसे फास्ट होते हैं, उनसे फास्ट कुछ भी नहीं होता है। सेकंड हाईएस्ट जो होता है वो होती है कैश मेमोरी, और थर्ड हाईएस्ट जो है रैम होती है। नॉन वोलेटाइल में देखें तो सबसे फास्ट होती है एसएसडी, सेकंड हार्ड डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क जो है ये स्लोअर होती है, इससे स्लो कुछ नहीं होता है। ये मैंने आपको सामने दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि इनमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी है। रैम तो नॉन वोलेटाइल नहीं है, ये तो वोलेटाइल है, तो कौन सा है नॉन वोलेटाइल, हार्ड डिस्क है नॉन वोलेटाइल, यही है परमानेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपका मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप सारे क्वेश्चन जो करेक्ट करेंगे। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है और रोम होती है। रैम तो जो है ये वोलेटाइल है, लेकिन रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल है। ओके, रोम का यूज़ कहाँ होता है, BIOS सेटअप के लिए यूज़ होता है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, SSD, USB ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। वर्चुअल मेमोरी के तौर पर कौन, हार्ड डिस्क और SSD कभी कभी काम करती है जब रैम जो है इनसफिशियंट रहती है। तो ये सब मैंने आपको बताया किस तरीके से कैश मेमोरी, सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको बता ही चुका हूँ। प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो एसोसिएटेड हैं परमाफ्रॉस्ट के साथ में क्या है,
देख लेते हैं क्या होता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मीन्स होता है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। ऐसी सॉइल जो परमानेंटली फ्रोजन है, हमेशा से जमी हुई है, वो फ्रोजन कंडीशन में ही जब से हमने जाना उसको तब से। कहाँ मिलती है ये? आर्कटिक रीजन, साइबेरिया का, अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा। तो जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो हमारा साउथ पोल है, ऐसी जगहों पर हमें क्या है, परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्या है? इसको मैं बोलूँगा कि ये है इक्वेटर। ओके, ये सभी रीजन ऐसे हैं जहाँ हमें परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन देखने को मिलती है, आर्कटिक, साइबेरिया, अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा। ओके, तो जब क्या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है तो वो मीथेन रिलीज करता है और CO2 रिलीज करता है। क्या होता है, जब बर्फ़ के नीचे क्या परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है तो उसमें क्या कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अब जीवाश्म आप मान सकते हैं कि वो फॉसिल्स रहते हैं एनिमल्स के। तो जब वो रिलीज़ होता है, जब ये जो फ्रोजन सॉइल थी, परमाफ्रॉस्ट थी, जब ये मेल्ट करेगी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब ये ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू मेल्ट करती है तो क्या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, जिससे रिलीज़ होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑलरेडी एक ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इंक्रीज होगा तो फिर से आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये फिर से निकलेंगी और फिर से ग्लोबल वार्मिंग को फॉर्म करेंगी। तो मतलब ये विसियस साइकिल एक जो है बन जाती है अपनी। तो देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का। अरे ऐसा तो नहीं है, परमाफ्रॉस्ट कहीं से जो है मेल्ट कर रही है तो क्या इंडिजीनियस कम्युनिटी डिस्प्लेस होंगी? नहीं होंगी। यूवी का रेडिएशन इंक्रीज होगा? नहीं, ये तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है ना, ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये कंसर्न, तो इससे तो नहीं है। इन्वेजिव स्पीसीज जो है उनका स्प्रेड होगा? नहीं, ये कोई डायरेक्ट लिंक हमें सामने को नहीं देखने को मिलता है। रिलीज होती है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हार्डनेस इंडेक्स जो है फ्रेश वाटर की डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? इनमें से देखते हैं क्या होता है। फ्रेश हार्डनेस जो है, वाटर की हार्डनेस जो है उसमें डिजॉल्व्ड साल्ट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम के जो साल्ट्स हैं वो कैल्शियम आयन Ca2+ एंड मैग्नीशियम के आयन Mg2+ से मिलकर बने होते हैं। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, कैल्शियम आयंस का एंड मैग्नीशियम आयन का, तो हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होने को मिलती है। हार्डनेस दो तरीके की रहती है, एक तो टेम्पररी एंड एक परमानेंट हार्डनेस देखने को मिलती है। तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वहाँ तो हमको कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी और इनको हम रिमूव कर सकते हैं वाटर को बॉयल करके। टेम्पररी। परमानेंट किससे होती है? सल्फेट से, SO4 रहेंगे, सल्फेट्स रहेंगे, क्लोराइड्स रहेंगे Cl2। तो सल्फर और क्लोरीन का जो बेस है वो तैयार करेगा परमानेंट हार्डनेस एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बेस है वो तैयार करेगा टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी को रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग से, परमानेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता है बॉइलिंग से, नहीं हो सकती है रिमूव। इफेक्ट क्या हो सकते हैं? जो आपका साबुन होता है उसके जो छाग बनते हैं, लेदर जो फॉर्म होता है वो फॉर्म जो बेहतर तरीके से नहीं क्रिएट होगा। और जो बॉयलर्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसमें स्केल का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। हीटिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उनके ऊपर क्या कुछ ना कुछ जम जाएगा इस तरीके से, परमानेंट या फिर टेम्पररी हार्डनेस की वजह से। तो उनकी एफिशिएंसी है वो भी क्या है, रिड्यूस होती हुई दिखेगी हमको। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए फिर क्या क्या यूज़ कर देंगे, जैसे कि टेम्पररी है तो बॉयल कर देंगे, लाइम सोडा, जियोलाइट और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेस को यूज़ करते हैं वाटर को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आने के लिए। तो फ्रेश वाटर में हार्डनेस इंडेक्स को चेक करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है कैल्शियम आयन का और मैग्नीशियम आयन का कितना है। पीएच और सल्फ्यूरिक एसिड से कोई रिलेशन है नहीं, देखिए रूम टेम्परेचर से है नहीं कोई रिलेशन, D2O और H2O के रेशियो से भी कोई रिलेशन है नहीं इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये भी आप साइंस के सेक्शन से ही मान सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर भी एक साइंस का ही पार्ट है, कंप्यूटर साइंस। ओके, अभी जो सेक्शन है हम देख रहे हैं ये है EPFO स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखेंगे।
तो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं जो भी पीएफ के जो एक्ट हैं, तो ये लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, आईआर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो है अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा जो है स्कीम वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंडर नहीं आती है। इनमें से 3 स्कीम हैं, वो तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंडर आता है, बाकी एक है जो नहीं आती है, कौन सी बतानी है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं। ये जो 3 स्कीमें कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 रिटायरमेंट सेविंग के लिए होता है, मंथली कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों के द्वारा। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, ये एक मंथली पेंशन स्कीम है आफ्टर रिटायरमेंट। अगर जो एम्प्लॉई है उसकी मृत्यु हो जाती है तो विडो पेंशन, ऑर्फन पेंशन, डिसेबलमेंट पेंशन, ईटीसी जो पेंशन इसको मिलती है। इस स्कीम को रिप्लेस किया था फैमिली पेंशन स्कीम के द्वारा। 1995 से पहले फैमिली पेंशन स्कीम ही ऑपरेशनल थी, लेकिन फैमिली पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह पर लाई गई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तीसरी स्कीम कौन सी आती है, थर्ड जो है इसी के अंडर, इस एक्ट के अंदर, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये एक इंश्योरेंस की स्कीम है, एक पीएफ हो गया, एक पेंशन हो गई और एक इंश्योरेंस की स्कीम हो गई है 1976। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है मेंबर्स को। तो देखते हैं अभी कौन सा सही है। प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसमें, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन स्कीम है, लेकिन फैमिली पेंशन स्कीम जो है इसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपसे कौन सा नहीं है यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 क्वेश्चन। यही ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 डज नॉट, फिर से देखिए, डज नॉट अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर जो भी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हैं उन पर इनमें से कौन सा लागू नहीं होता है। तो ये जो पीएफ है इसके कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको देखते हैं क्या है। ईपीएफ जो एक्ट है उसमें ये 3 स्कीमें आती हैं, हमने अभी देखा था ये सारी स्कीम्स। अब क्या होता है, ये लागू किस तरीके से होंगी, ये जो स्कीम्स हैं, ये जो एक्ट है, कौन सी कंपनी इस पर लागू होना चाहिए। तो जनरली क्या है, ये लागू होता है 20 या फिर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय जहाँ पर काम कर रहे हैं उन फैक्ट्रीज़ और एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर ये लागू रहेगा। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे एक वेज सीलिंग रहती है ना, वेज सीलिंग है कि 15,000 से ज़्यादा अगर वेज है तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि वहाँ पर ये लागू होगा। मैक्सिमम वेज सीलिंग है 15,000 पर मंथ। ये क्या क्या शामिल होता है इसमें जो है एचआरए को एक्सक्लूड कर देते हैं और बेसिक पे को शामिल करते हैं, ओवर टाइम को एक्सक्लूड करते हैं, बोनस को एक्सक्लूड करते हैं और कमीशन को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो शामिल नहीं होती हैं, एचआरए, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, क्या क्या शामिल होता है, बेसिक पे। बेसिक पे में क्या क्या गिना जाता है, बेसिक पे, डीए, रिटेनिंग अलाउंस, इन सबको क्या है बेसिक पे के तौर पर ही कंसिडर किया जाता है। अब 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर होंगे तो ये लागू हो जाता है, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो विदाउट एड ऑफ पावर अगर काम कर रही हैं तो उनको जब तक कि 50% को एम्प्लॉय नहीं करती हैं, 50 या फिर 50+, तभी ये जो एक्ट है उनके ऊपर लागू होता है। और हम बात करें अप्रेंटिस की, जो अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हैं अंडर दी अप्रेंटिस एक्ट 1961, तो उन पर ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होता है, वो इससे एक्सक्लूड किए गए हैं। ओके, ये जो 3 स्कीम जो मैंने अभी आपको बताई थी, ईपीएफ, पीएफ के लिए, ईपीएस पेंशन के लिए, एंड ईडीएलआई जो है वो इंश्योरेंस के लिए, ये सभी स्कीम्स में जो है 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है एंड 12% जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर का जो 12% है वो अलग अलग तरीके से होता है। एम्प्लॉयर को 3 जगह जो है कंट्रीब्यूट करना होता है। ईपीएफ में 3.67 एंड ईपीएस में 8.33। एम्प्लॉय एक साथ जो है 12% देगा। टोटल जो है वो 12% दोनों का हो जाएगा 12-12,
और सेपरेटली एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट करता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग से। ये एम्प्लॉयर को ही कंट्रीब्यूट करना है लाइफ इंश्योरेंस वाली स्कीम में। अब देखिए किस पर लागू नहीं होता है। एस्टेब्लिशमेंट जो एम्प्लॉय करता है फ्यूअर देन 50% एंड ऑपरेटिंग विदाउट द एड ऑफ पावर। 70% का कोई प्रोविज़न था नहीं, 50% का था लेकिन विदाउट द एड ऑफ पावर एंड एम्प्लॉइंग मोर देन 50%। यहाँ पर क्या है, फ्यूअर 50 से कम, जिन पर लागू नहीं होता हमें वो बताना है। तो हमने देखा कि नॉर्मली तो 20+ अगर होंगे तो उन पर लागू होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में क्या है, अगर 50 से कम है, लेस देन 50 है एंड विदाउट एड ऑफ पावर है तो लागू नहीं होगा। देखिए फ्यूअर देन 50 है एंड विदाउट एड ऑफ पावर है तो ये लागू नहीं होना चाहिए। आंसर ए इज़ करेक्ट। और बी क्या कहता है, 70% के बारे में बात करता है, हमें देखना ही नहीं है। और सी क्या कहता है, एम्प्लॉइंग मोर देन 50% एंड ऑपरेटिंग विदाउट द एड ऑफ पावर। लेकिन मोर देन 50 हो गए ना, मोर 50 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं। थर्ड क्या है, फ्यूअर देन 20 से लेस जो होते हैं तो उन पर तो बिल्कुल ही लागू नहीं होता है, चाहे वो पावर के साथ काम कर रहे हैं या फिर विदाउट द एड ऑफ पावर वो काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर ये लागू नहीं होता। ऑप्शन ए हियर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अर्न्स करते हैं, वो कमाते हैं अपना 20,000 रुपये महीने, और आपको बताना है कि ESI जो स्कीम होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो होती है, उसके अंडर जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर ये स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बताइए कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो देख लेते हैं ये क्या है। इस स्कीम में क्या है, जो भी पर्सन्स हैं इसमें क्या है, सीलिंग है, मैक्सिमम वेज सीलिंग। अगर कोई 21,000 पर मंथ से ऊपर की अगर सैलरी है, उसकी बेसिक पे है, तो उस पर ये लागू मैंडेटरी नहीं है। वेज सीलिंग इसमें क्या है, 21,000 पर मंथ है। ओके, डिसेबिलिटी है जिन पर्सन्स को, उनके लिए कितना है, 25,000 है। जनरली लागू कहाँ होता है ये, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्रीज जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क करते हैं। ESI कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या है फिर, एम्प्लॉयर का है 3.25 एंड एम्प्लॉय का है 0.75, टोटल क्या है 4%। 4% जो है कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में। एम्प्लॉय स्टेट या फिर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो है इसमें क्या है, 4% जाएगा, टोटल 3.25 जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर की तरफ से देख लेते हैं, 3.25% 20,000 का कितना होगा, 650 होगा। ओके, एंड एम्प्लॉय का 0.75% 20,000 का होगा 150। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप देखिए कौन कौन से बेनिफिट और होते हैं इस स्कीम में। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है इसमें SDM एंड FDM दो आपको याद रखने हैं। S फॉर क्या है, सिकनेस, D फॉर क्या है, डिसेबलमेंट, एंड M फॉर क्या है, मैटरनिटी। तो सिकनेस हो जाए, डिसेबलमेंट हो जाए एंड मैटरनिटी के बेनिफिट्स जो हैं इसमें मिलते हैं। F फ्यूनरल, D डिपेंडेंट्स जो रहते हैं उनको भी बेनिफिट इसमें मिलते हैं, और लास्ट वाला जो M है वो है मेडिकल। तो मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंट्स एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस इसमें कवर होते हैं ESI स्कीम में। और कन्फाइनेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं और वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये क्या स्पेशल केस में होते हैं। जनरली आपको ये 6 याद रखने जो मैंने आपको बताया पहले। क्यों बताया, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन कौन से बेनिफिट इंक्लूडेड नहीं है ESI एक्ट में। सिकनेस है, मैंने बताया ना अभी आपको कि SDM एंड FDM। S फॉर सिकनेस ही था तो सिकनेस तो है, मैटरनिटी M फॉर मैटरनिटी, मैटरनिटी तो है, D डिसेबलमेंट है, हेल्थ जो है नहीं है, H आपको इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली वो D ही हो जाएगा कि D जो है देखने को नहीं मिलता, क्योंकि नॉट पूछा है ना आपसे, तो D इज़ करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पेमेंट ऑफ वेजेस से रिलेटेड है, देखेंगे क्या है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936
जो कि अभी सब्ज्यूम हो गया है कोड ऑन वेजेस 2019 में। ये नवंबर 2025 से ऑपरेशनल हो गए जो भी लेबर कोड थे। ओके, तो ये जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था ये भी नवंबर में ही हुआ था APFC का, तो ये उसके बाद ही लागू हुए। तो देखते हैं इस बार 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। क्या हम रिस्क नहीं ले सकते उतना, तो हमको ये जो नए कोड हैं ये भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने होंगे, जो पुराने एक्ट हैं उनको भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना ही होगा। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है उसमें वेज सीलिंग है 24,000 पर मंथ की। और ये क्या है, ये रिपील कर देता है, ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ अभी। लेकिन हाँ, ये कंडीशन है, उस वजह से ये लिखा हुआ है क्योंकि कोड ऑन वेजेस जो है उसमें कोई भी वेज सीलिंग नहीं है। विदाउट एनी वेज सीलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया कोड ऑन वेजेस, उसमें कोई वेज सीलिंग नहीं है। तो ये क्या कहता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अगर 1000 से लेस एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको वेजेस जो है 7 तारीख से पहले, 7th ऑफ एवरी मंथ से पहले देनी होगी। लेकिन अगर कोई 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय करता है तो वो वेजेस दे सकता है एवरी 10th ऑफ एवरी मंथ से पहले। उसको 3 दिन का जो है वो और टाइम दिया गया है। वेज जो है अगर मानिए किसी का टर्मिनेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया है, तो उसको 2 दिन के अंदर उसका फुल वेज पेमेंट जो है करना होगा। ये भी इसमें कंडीशन है। डिडक्शंस कितने हो सकते हैं, डिडक्शंस देखिए, जनरल डिडक्शंस जो किसी की वेज में से हो सकता है वो तो है 50% ऑफ हिज वेजेस। लेकिन कुछ डिडक्शंस जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के लिए होते हैं, उस केस में 75% ऑफ दी वेजेस जो डिडक्शन हो सकता है। जनरल डिडक्शन जैसे कोई पेनल्टी वगैरह वो सब है तो उसमें 50% से ज़्यादा वेजेस को डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। वेजेस जो हमें पे करनी है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो कॉइन के फॉर्म में हो सकती है, करेंसी नोट्स के फॉर्म में हो सकती है, चेक हो सकता है, या फिर हम बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हैं एम्प्लॉय के। ये सभी है इस एक्ट में। वेज जो है करंट कॉइन में पे की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। वीकली फिक्स की जा सकती है, हाँ कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें 7th ऑफ एवरी मंथ उससे पहले या फिर 10th ऑफ एवरी मंथ एज पर दी वो स्ट्रेंथ ऑफ दी एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं हम। वेज जो है वो हर महीने के 7 से पहले देनी होगी अगर मोर देन 1000 है। नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया, मोर देन 1000 है तो 10th से पहले देनी होती है। 3rd इज इनकरेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पेमेंट ऑफ वेजेस कहता है क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। देखिए ये सभी डिडक्शंस जो हैं परमिसेबल हैं नॉर्मली, जैसे फाइन, एब्सेंट हो गया ड्यूटी से तो ऑफकोर्स पूरे महीने की सैलरी नहीं होगी। हाउस एकोमोडेशन के लिए डिडक्शन हो सकता है, एमिनिटीज़ सर्विसेज के लिए डिडक्शन हो सकता है, रिकवरी हो सकती है पहले से कोई एडवांस दिया गया उसकी, इनकम टैक्स की रिकवरी हो सकती है, पीएफ के लिए हो सकती है जो 12% कंट्रीब्यूशन होता है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो कि 4% होता है उसके लिए भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेमेंट हो सकता है इसीलिए डिडक्शन 75% तक सीलिंग हो गई है, कोर्ट के अटैचमेंट ऑर्डर से हो सकता है, और इंश्योरेंस प्रीमियम्स का भी हो सकता है लेकिन अथॉरिटी लेनी होगी। ओके, देखते हैं तो क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। एमिनिटी सर्विस अलाउड है, रिकवरी ऑफ एडवांस अलाउड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिडक्शन अलाउड है। ऑल 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ 1 आई, 2 आईज होती है उसमें से किसी एक आई का लॉस हो गया है विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ठीक, और कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, एक आई का लॉस हो गया है। दी अदर बीइंग नॉर्मल, दूसरी आई जो एकदम नॉर्मल है, काम कर रही है अच्छे तरीके से, इसको किस तरीके की इंजरी जो है कंसीडर किया जाएगा अंडर दी शेड्यूल 1 ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। देखिए एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 में ये 4 शेड्यूल को सामने देखिए। शेड्यूल 1 में क्या है, टाइप ऑफ इंजरी को डिफाइन किया गया है। पार्ट 1 में है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, पार्ट 2 में है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, शेड्यूल 2 में है कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, एंड शेड्यूल 1 में क्या है, कैटेगरी ऑफ इंजरीज। शेड्यूल 3 में है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 3 में है ऑक्यूपेशनल डिसीजेस का मेंशन।
ये आपको ज़रूर याद रखना है। शेड्यूल 4 में क्या है, रेलेवेंट फैक्टर्स, किस फैक्टर के थ्रू जो है हम कंपनसेशन देंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानने को मिलेगा इसका प्रैक्टिकल। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या कहता है, उसका शेड्यूल 1 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, पार्ट 2 परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब टोटल क्या होता है और पार्शियल क्या होता है डिसेबलमेंट, इसको यहाँ पर देखिए जान लेते हैं कि टेम्पररी, देखिए परमानेंट क्या होता है, जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है। परमानेंट में रिकवरी पॉसिबल है नहीं, वो रिकवर नहीं हो सकता है, उसका कितना भी आप इलाज कराओ वो जो डिसेबलमेंट हो गया है वो रिकवर नहीं हो सकता है। परमानेंट में रिकवर नहीं हो सकता है और टेम्पररी में वो रिकवर हो सकता है। टोटल क्या है, वो जो भी डिसेबलमेंट है वो टोटल है। जैसे दोनों आईज़ का लॉस हो जाना टोटल है, अब वो काम कर ही नहीं सकता, जो भी वो काम पहले कर रहा था अब वो काम को नहीं कर पाएगा। दोनों हाथों का चले जाना, कंप्लीटली पैरालिसिस हो जाना। पार्शियल क्या है, जैसे एक आई का लॉस, 1 हैंड का लॉस, 1 फिंगर का लॉस, ये क्या है, पार्शियल डिसेबलमेंट है। जो वो पहले काम कर रहा था उस काम को अब भी कर सकता है, उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकता है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई लेकिन हाँ काम कर सकता है। इसी तरीके से पार्शियल और टोटल भी रहेगा कि सीवर फ्रैक्चर हो गया है, बिल्कुल ही बेड रेस्ट चाहिए उसको, तो टोटल डिसेबलमेंट तो हो गया है लेकिन क्या परमानेंट है, नहीं, फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। माइनर फ्रैक्चर हो गया है तो ना तो वो परमानेंट है और ना ही वो पूरे तरीके से है, छोटा मोटा फ्रैक्चर है, एफिशिएंसी रिड्यूस होगी लेकिन वापस से उसी एफिशिएंसी से वो काम करने लगेगा रिकवरी के बाद। ये है। अब देखिए इसी में और क्या है, जैसे कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या होता है, दोनों आइज़ का लॉस, दोनों हैंड फीट, मतलब पूरे तरीके से लॉस हो जाना, पूरा का पूरा जो परफॉर्म कर रहा था वर्क वो अगर रुक जाता है, वो इनकेपेबल है, उस काम को कर ही नहीं सकता है जो वो एक्सीडेंट से पहले कर रहा था, तो उसे क्या बोलेंगे, परमानेंट बोलेंगे। और टोटल क्या होता है, पूरे तरीके से अब कर ही नहीं पाएगा। टेम्पररी क्या है, जैसे फ्रैक्चर, इंजरी, ये सब क्या है। तो देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन कि 1 आई का लॉस हुआ है तो क्या है, टोटल है, नहीं ये टोटल तो नहीं है, टोटल तो ये नहीं है। और जो आइज़ जो हमारी लॉस हो गई है वो वापस आ सकती है क्या दोबारा से, टेम्पररी है क्या, नहीं वो टेम्पररी भी नहीं है। विल बी डिसाइड बेस्ड ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन, हाँ वो तो होगा लेकिन है किस तरीके की, पहले से ही बता दिया गया ना कि एक आई को लॉस हो गया है और एक आई पूरे तरीके से नॉर्मल है, तो क्या है, ये पार्शियल है। और आइस परमानेंटली हो चुकी है, उसकी जो एक ही आई बची है तो परमानेंटली डैमेज हो गई है, तो क्या है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। अब ये जो देखिए कंपनसेशन होता है ना, ये किस किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इंजरी, जैसे कि देखेंगे टोटल है या पार्शियल है, टेम्पररी है या परमानेंट है, मंथली वेजेस उसकी कितनी थी इससे पहले, एज जो है क्या थी उसकी, उसी की वजह से उसका रेलेवेंट फैक्टर जो वो निकल के आता है। शेड्यूल 4 में बात की थी ना हमने, ओके। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर उसका पार्शियल है तो कितना परसेंटेज जो है उसका लॉस हुआ है अर्निंग का। कंपनसेशन जो है वो किस फॉर्मूले से जाता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट या फिर परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर पार्शियल के केस में। अब देखिए यहाँ पर कंपनसेशन का क्वेश्चन आ गया है उसी से, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, एज है उसकी 48, पर्सन एक्स है, रिसीव कर रहा था मंथली वेज जो है 12,000 पर मंथ। अब बताइए उसको क्या हुआ है, उसको फेटल एक्सीडेंट हो गया, घातक है, मतलब जिसमें उसकी जान चली गई है, ओके। फेटल उसे कहते हैं जिसमें जान चली जाए, तो पर्सन डाइड, ओके। अब उसको हमें कंपनसेशन देना है, रेलेवेंट फैक्टर जो है वो निकल के आया उसका एज पर दी एज 159.8, ओके। अब उसकी मंथली वेज इतनी है, इसका फॉर्मूला आपको सिखा देता हूँ। इन केस ऑफ डेथ, ओके, इन केस ऑफ डेथ हमें हमारे सामने क्या है, 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर, सिंपल। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया है तो 60% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है तो जो टोटल डिसेबलमेंट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसी से परसेंटेज निकाल देंगे कि कितना परसेंटेज जो है लॉस ऑफ अर्निंग हो गया है, उतना ही उसको कंपनसेशन दे देंगे। सोचिए किसी का परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का जो कंपनसेशन था 100 और उसका लॉस हो गया 40% का, तो 40%, ओके। अब उसको पार्शियल में कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। टेम्पररी डिसेबलमेंट के लिए क्या रहता है,
टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो हाफ मंथ की सैलरी उसको मिलेगी, पेमेंट का हाफ मिलेगा, 50% उसको मिलता रहेगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है। इन केस ऑफ डेथ 50%। तो क्या है, डेथ ही हुई है यहाँ तो 12,000 का 50%, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 9,58,800। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 44 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रिपल टेस्ट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का, इसके अंडर इंडस्ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए ट्रिपल टेस्ट का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में लाया था। ओके, चेक कर लेते हैं सभी केसेस को। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा, इसमें क्या बात की गई थी, इसमें इंडस्ट्री के इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड रखा था उन्होंने कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन को थोड़ी ब्रॉड लेके चलते हैं, जिसमें हॉस्पिटल एक्टिविटी को भी इंडस्ट्री कंसिडर किया गया था। बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस आर राजप्पा 1978, इस केस में बताया गया था कि ट्रिपल टेस्ट होगा और डोमिनेंट नेचर भी देखा जाएगा इंडस्ट्री का। यूपी स्टेट और वर्सेस जयवीर सिंह, इन्होंने कहा कि ये जो बेंगलोर वाला केस था इसको फिर से रिकंसिडर करके देखो अप्रोच को। भारती एयरटेल वर्सेस एएस राघवेंद्र 2023 का केस है, लेटेस्ट केस है। इन्होंने क्या है, फिर से एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन को जो है कॉन्टेक्स्ट में लेके आए इसी को। लेकिन सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट क्या है ये जान लेते हैं। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है कि इंडस्ट्री हम उसी को कहेंगे जहाँ सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कोऑपरेशन हो, और जहाँ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो किसी भी गुड्स का या फिर सर्विसेज का। ये 3 सुपर कंडीशंस हैं, मैंडेटरी कंडीशंस हैं जो मैच होनी चाहिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्री डिफाइन करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए। ऐसा बोला गया था बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस सीवेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा केस में। डन हो गया। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है ये भी देख लीजिए एक बार। एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी जो कॉपरेशन है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में उसके द्वारा जो परफॉर्म की जा रही है, और किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किस चीज़ का, गुड्स का एंड सर्विसेज का। तो क्या है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई या फिर ह्यूमन विजेस को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये एक इंडस्ट्री है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट जो है वो भी यही कहता है कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो, कोऑपरेशन हो और प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स एंड सर्विसेज का। सिंपल 3 टेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से रिलेटेड है। अब देखिए, कोड ऑन वेजेस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्वेश्चन देखने को मिला है, आपको वेजेस से भी देखने को मिला है क्वेश्चन, आपको स्टेट इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी आप देखेंगे कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी एक्ट्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को भी मैं आपको डिटेल में कवर करा रहा हूँ इसमें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पब्लिक यूटिलिटी कुछ डिफाइन की गई हैं अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। आपको बताना है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के तौर पर डिफाइन नहीं की गई है। देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सेकंड क्या कहती है, लेबर कोड्स के बारे में बात करती है, ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक रहेगा। थर्ड शेड्यूल क्या कहती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स का ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक रहेगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तीनों शेड्यूल देख लीजिए। पहली कहती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सेकंड कहती है लेबर कोड का ज्यूरिडिक्शन और थर्ड कहती है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स जो है उनका ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक रहना चाहिए आपका। ओके, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ये सेक्शन 2 में डिफाइन की गई अंडर द शेड्यूल 1। क्यों डिफाइन किया गया इनको, क्योंकि इन पर एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके रिलेटेड टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ये मन मर्जी स्ट्राइक ना कर सकें, मन मर्जी लॉकआउट ना कर सकें, ये बोला गया सेक्शन 22 अंडर द शेड्यूल 1। फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया, फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो डायरेक्टली जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं आ जाती हैं। ये टाइम पर गवर्नमेंट जो उनको डिफाइन करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो
फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज शामिल की गई हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सीमेंट, कोल, कॉटन, फूड स्टफ, आयरन, स्टील, डिफेंस एंड सर्विसेज, हॉस्पिटल्स वगैरह की जो होती हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ऑयल से रिलेटेड जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम, माइनिंग ऑफ बॉक्साइट एंड केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बैंक नोट की जो मिल हैं, कॉपर माइनिंग, लेड माइनिंग, जिंक माइनिंग, आयरन ओर, पायरेट्स की जो माइनिंग होती है, फॉस्फेट की माइनिंग होती है, मैग्नाइट की जो माइनिंग होती है, करेंसी नोट्स की जो प्रेस है, सर्विस है ऑयल फील्ड में, यूरेनियम इंडस्ट्री में, इन सभी को क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब देखते हैं इसमें से कौन सी सर्विस है। केमिकल फर्टिलाइजर थी, अब ये देखिए हमने पायरेट्स माइनिंग हमने देखी, अभी एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट की माइनिंग के लिए भी हमने देखा कि ये प्रोविज़न है। तो हमने ये तीनों ही देखी। टी प्लांटेशन को देखा क्या? नहीं देखा, ये नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपसे नोट पूछा था कौन सा नहीं है पब्लिक यूटिलिटी। अभी फिर से क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वापस से हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी जो हमने देखा ना कि स्पेशल प्रोविज़न है कुछ स्ट्राइक एंड लॉकआउट से रिलेटेड, तो क्या है इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि स्ट्राइक और लॉकआउट्स होते क्या हैं। स्ट्राइक क्या होती है? वर्क को रोक देना, सेसेशन ऑफ वर्क, वर्क को पूरे तरीके से रोक देना, काम को रोक देना। ऐसा कौन करेगा है? जब एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय अगर ऐसा काम करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्ट्राइक है। लॉकआउट क्या है? जब एम्प्लॉयर क्या है टेम्पररी काम को क्लोज कर देता है, फैक्ट्री को क्लोज कर देता है, उस पर ताला लगा देता है, काम देने से मना कर देता है, तो उसको बोलते हैं लॉकआउट। ये टेम्पररी है। ले ऑफ क्या है? ले ऑफ होता है जब एम्प्लॉयर बोल दे कि मेरे पास काम नहीं है, मैं रिफ्यूज़ल देता हूँ, मैं मना करता हूँ कि अब मेरी क्षमता नहीं है आपको काम देने की, आप वापस चले जाओ। लेकिन क्या है, वो अब भी एम्प्लॉय तो हैं उस कंपनी के, लेकिन वो काम नहीं दे रहा है उनको, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी उनको एक तरीके से। और ये कोई झगड़े में नहीं होता है, ये उसकी इनकैपेसिटी है, वो सक्षम नहीं है, तो उसे बोलते हैं ले ऑफ। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में ले ऑफ देखने को मिलता है। रीट्रेंचमेंट ये क्या है? इसमें तो डायरेक्ट टर्मिनेशन कर देते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, नौकरी से परमानेंटली ही निकाल दिया जाता है रीट्रेंचमेंट में। अभी देखें क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 6 वीक्स का जो नोटिस देना होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंडर में स्ट्राइक करने के लिए, वो इसमें से किस कैटेगरी के पीपल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है इसको सब्ज्यूम कर दिया गया है किसमें? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, और ये जो है नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इसमें कौन कौन सी एक्ट को सब्ज्यूम किया गया है? ट्रेड यूनियन एक्ट को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को। इन तीनों ही एक्ट को सब्ज्यूम कर दिया और क्या बनाया गया? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, लेबर कोड का ही हिस्सा है ये भी। तो सेक्शन 22 में हमने देखा था कि प्रोविजन है स्ट्राइक और लॉकआउट्स को। क्यों? क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनमें आप जब मनाया तब आपने लॉकआउट कर दिया और स्ट्राइक कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना होगा? 6 वीक का नोटिस देना होगा। दोनों ही, स्ट्राइक अगर वर्कर करना चाहते हैं तो उनको भी देना होगा, लॉकआउट अगर एम्प्लॉयर करना चाहते हैं तो उनको भी देना होगा। कहाँ? इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सेक्शन 22 में वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को बता दिया गया। सेक्शन 23 इसी एक्ट का कहता है कि जनरल इंडस्ट्री जो शामिल है उसमें आप चाहो कल से स्ट्राइक करो। सेक्शन 24 कहता है कि अगर किसी ने स्ट्राइक कर दी और वो नियम कानून लागू नहीं होते, जैसे उसने सेक्शन 22 का उल्लंघन किया, सेक्शन 23 का उल्लंघन किया और स्ट्राइक कर दी, तो वो स्ट्राइक जो इलीगल है ऐसा बोला गया है सेक्शन 24 में, चाहे वो स्ट्राइक हो चाहे वो लॉकआउट हो। अब नोटिस पीरियड क्या है? 6 वीक्स का है इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो कि शेड्यूल 1 में है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। तो 6 वीक का आपको नोटिस देना होगा। और जैसे मानिए आपने फर्स्ट को नोटिस दिया, 6 वीक्स पहले आपको देना होता है, विदिन 6 वीक्स है, ठीक। तो इसके 15 तारीख तक, 14 तारीख तक जो है, 14 दिन के अंदर नोटिस देने के 14 दिन तक, मतलब 15 तारीख तक तो आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हो।
ना ही आप लॉकआउट कर सकते हो। आपने आज नोटिस दिया है तो 14-15 दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा कम से कम, उसके बाद ही आप स्ट्राइक पर जा सकते हो। ये 6 वीक में ही शामिल है। ओके, और क्या नियम है? और ये है कि स्ट्राइक जो है नोटिस में जो आपने डेट तय किया 21 अगस्त, मान लीजिए आपने बोला कि हम स्ट्राइक करने वाले हैं, तो आप 20 अगस्त को नहीं कर सकते हो, आपको 21 को ही करनी होगी। और ये जो डेट है, ये जिस दिन आप नोटिस देने जा रहे हो उससे 14 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की ही होनी चाहिए। लेकिन स्ट्राइक से पहले क्या हुआ कि कंसिलिएशन चालू हो गया कि चलो समझौता कर लेते हैं, स्ट्राइक या जो लॉकआउट है उसको नहीं करते हैं। तो अगर कंसिलिएशन का प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उस समय भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन कुछ निकल के आ गया, चाहे वो रेलेवेंट है या नहीं है, दोनों ने उसको माना है या नहीं माना है, फिर भी आप कंक्लूजन के 7 डेज़ के बाद तक भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। अभी देखते हैं क्या क्या बोला गया है। इसमें भी क्या बोला गया था कि कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू होना चाहिए। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बिफोर गोइंग अ स्ट्राइक, स्ट्राइक पर जाने से पहले वर्कर्स जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हैं उन पर ये 6 वीक वाला लागू होगा लागू, ये तो होता है स्ट्राइक पर जाने से पहले। एम्प्लॉयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में लॉकआउट करने से पहले, हाँ यहाँ भी लागू होता है। वर्कमैन स्ट्राइक करते हैं, एम्प्लॉयर लॉकआउट करते हैं, दोनों पर लागू हो जाता है। क्या किसी भी सर्विस में वर्कमैन एम्प्लॉयड है और उसको जाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेक्शन 23 में कवर होते हैं, जनरल है, ऐसा नहीं है। थर्ड जो हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया, सी करेक्ट आंसर है, 1 and 2 इज करेक्ट। अब देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से भी क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट था 1972, इसको भी सब्ज्यूम कर दिया गया है। और कहाँ? चैप्टर 5 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इसमें शामिल किया गया। 21 नवंबर 2025 से लागू किए गए चारों कोड। अब देखिए एक मिस्टर एक्स हैं जिनको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलना चाहिए। किस केस में उनको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलना चाहिए? सबसे पहले तो ग्रेचुटी एक्ट को देख लेते हैं। ओके, इसमें बोला गया है कि मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स की, तभी वो ग्रेचुटी के हकदार हैं। क्या होता है ग्रेचुटी? होती क्या चीज़ है समझा देता हूँ हल्का सा आपको। आपने किसी कंपनी में काम किया, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो उस कंपनी में दिया है उसको बनाने में, उसको बड़ा करने में, तो एक ग्रेटिट्यूड, आपकी कंपनी, आपका एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए एक ग्रेटिट्यूड जो है वो देता है। उसमें आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। जब आप उस कंपनी से रिटायर हो रहे हो या फिर रिजाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर आपको एक ग्रेचुटी दी जाती है। वो ग्रेचुटी का अमाउंट क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये देखते हैं। तो ग्रेचुटी कितनी हो सकती है? अब इसके लिए मिनिमम सर्विस का एक क्राइटेरिया है कि कम से कम आपने 5 साल तक किसी कंपनी में काम किया होना चाहिए, तभी आपको ग्रेचुटी जो है वो मिलेगी। मिनिमम 5 ईयर्स, और ये कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। लेकिन ये 5 ईयर्स का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है अगर कोई डिसेबलमेंट हो जाता है, आप काम करने के लायक ही नहीं रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया और आपकी डेथ हो गई, उस वजह से आप अब काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डेथ हो गया, डिसेबलमेंट हो गया, तो ये 5 साल का क्राइटेरिया क्यों लागू होगा? भाई किसी की मृत्यु हो गई है काम करते करते किसी कंपनी में, तो 5 साल कैसे काम कर पाएगा आप? तो ये लागू नहीं होता है। कंटिन्यूस सर्विस में क्या चीज़ें हैं जिनको हम डिसकंटिन्यू नहीं मानेंगे? जैसे कोई बीमार हो गया, सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट और सेसेशन ऑफ वर्क ड्यू टू एम्प्लॉयज़ फॉल्ट, उसमें नहीं है, केवल एम्प्लॉयर का ही फॉल्ट है, ऐसा कुछ हुआ है, तो इस सब को हम डिसकंटिन्यूस सर्विस नहीं कहेंगे, इसको भी सर्विस कंटिन्यू के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा। 5 साल हो गया नॉर्मल केस में, डेथ और डिसेबलमेंट के केस में कोई भी मिनिमम पीरियड नहीं है, इस सब को हम डिसकंटिन्यूस ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। ग्रेचुटी कितनी मिलनी चाहिए? लास्ट ड्रॉन सैलरी मंथ की एक वेज डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, इतनी ग्रेचुटी आपको मिलनी चाहिए। ग्रेचुटी का पेमेंट क्या होना चाहिए? इसमें एक मैक्सिमम सीलिंग जो है डिसाइड की गई गवर्नमेंट के द्वारा। टिल 2018 ये सीलिंग थी 10 लाख की, 10 लाख तक मैक्सिमम मिल सकती है किसी को ग्रेचुटी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन 2018 में अमेंडमेंट लाया गया और 20 लाख तक इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया इस एक्ट के अंडर। तो देखते हैं, मिस्टर एक्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया इंडस्ट्री से, कंटिन्यूस सर्विस सरेंडर किया, कितनी? 6 साल की, तो मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए।
मिस्टर एक्स जो है उनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट और उन्होंने रेंडर की थी सर्विस 2 साल की, 5 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है, तो क्या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मिलेगी। क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब कहाँ से काम करेंगे वो? मिलेगी। किसको मिलेगी? जो उनका नॉमिनी है, नॉमिनी को मिलेगी। अगर नॉमिनी कोई नहीं है तो उनके हेयर्स को मिलेगी, जो भी उनके जानने वाले हैं। रिटायर हो जाते हैं इंडस्ट्री से, रेंडर कर दिया उन्होंने सर्विस कंटिन्यूस 5 साल की, तो मिनिमम 5 साल की सर्विस तो चाहिए ही होती है ना। रिटायर हो गए इंडस्ट्री से आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूस सर्विस फॉर 5 ईयर्स, तो मिलेगी इनको भी। ऑप्शन बी, तीनों ही सही हैं, मिनिमम 5 साल की ही सर्विस रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 चैप्टर 3 में जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कौन से ऐसे राइट हैं जो अब प्रोवाइड नहीं किए गए? कुछ राइट्स होते हैं जो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं उनको, तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट्स है जो नहीं है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को, जो रजिस्टर्ड हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर? तो क्या है, सेक्शन 18 कहता है कि इम्यूनिटी मिलेगी सिविल सूट से। कोई भी सिविल मुकदमा या फिर सिविल केस उनके खिलाफ नहीं हो सकता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, अगर कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ट्रेड यूनियन के मेंबर्स। ओके, अब इसमें जो है ऐसा है कैसा नहीं है ये देखेंगे। सेक्शन 18 में क्या क्या शामिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। जो भी एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं अगर वो स्ट्राइक पर हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ओके, तो ट्रेड यूनियन क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है कोई भी पर्सन, और वो दूसरे पर्सन को इंड्यूस भी कर सकता है कि भाई मैंने तो तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी तोड़ दे। इंटरफेयर कर सकता है ट्रेड में, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, दूसरे पर्सनस के में, उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ओके, दिस इज करेक्ट। इस केस में भी क्या है, सिविल इम्यूनिटी है उनको। इंटरफेयर करेगा अनदर पर्सनस राइट टू डिस्पोज कैपिटल और लेबर, उसमें भी करेगा, तो इस तरीके की सिविल इम्यूनिटी उनको मिली हुई है। और क्या राइट है उनका, ये तो होगी सिविल इम्यूनिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी। उनका राइट्स और क्या क्या ट्रेड यूनियन में, कि वो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बना सकते हैं जिसके अंदर वो अपनी मैगजीन निकालें, कुछ भी करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, लेकिन वो इसको मैंडेटरी नहीं बना सकते हैं कि हमारी ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड में आपको कंट्रीब्यूट करना ही होगा। ये मैंडेटरी नहीं हो सकता है, कंडीशन नहीं हो सकती है मेंबर बनने के लिए। हाँ, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं। मिनिमम एज जो किसी भी ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए वो है 15 साल, 15 ईयर, मतलब एक माइनर भी ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है अगर उस ट्रेड यूनियन ने अपना ऐसा नियम बनाया हुआ है तो। लेकिन सरकार कहती है कि 15 साल अगर उसकी उम्र है तो वो बन सकता है, 15 साल से छोटा नहीं, 14 साल का नहीं बनेगा। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो वो लायबल नहीं होती है किसी भी सिविल या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स के, अगर उसके मेंबर के द्वारा कोई भी गलत काम कर दिया जाए और उसकी नॉलेज ना हो उसके एग्जीक्यूटिव को, और जो भी एग्जीक्यूटिव ने इंस्ट्रक्शन दिए थे उनके खिलाफ अगर वो कुछ काम करता है, तो ट्रेड यूनियन लायबल नहीं है। हाँ, लेकिन उनके मेंबर को जो है कभी कभी इम्यूनिटी मिलती है ऐसी चीज़ों से भी, कि छोटा मोटा अगर उससे कुछ हो गया है तो उसमें उसको सिविल इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन ऐसे में क्रिमिनल कोई एक्ट कर दिया है उसने, तो उसमें उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। क्रिमिनल में नहीं है, सिविल में है। अभी देखते हैं क्या है। कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेपरेट पॉलिटिकल फंड, कर सकते हैं, ऐसा राइट है उनको। मेंबरशिप दे सकते हैं किसी पर्सन को जिसकी उम्र 17 है, हाँ दे सकते हैं, क्योंकि 15 साल से ऊपर होनी चाहिए, 15 साल हो जानी चाहिए। कमिटिंग, कोई भी ऐसा काम कर दिया है जब ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा था उस बीच में किसी एजेंट ने, जिसकी जानकारी नहीं है ट्रेड यूनियन को। ओके, अब इसमें मैंने बताया था कि सिविल तो इम्यूनिटी है, सिविल में तो इम्यूनिटी है और ऐसा उसका राइट भी है। वो चेंज कर दे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, अपनी तरफ से उसको तोड़ सकता है, लेकिन वो चेंज कैसे कर देगा? चेंज कब होगा? जब दो लोग मिलके बैठेंगे तभी तो वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज हो ही नहीं सकता है। तो डी इज़ इनकरेक्ट। और कौन सा सही नहीं है वही आपसे पूछा था। ऐसा अधिकार तो कैसे ही मिल जाएगा? चेंज करने के लिए एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को शामिल होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या कहता है कि कोई भी औरत
कोई भी वुमेन जो प्रेग्नेंट है और वो वर्किंग है, उसको उसकी एस्टेब्लिशमेंट या फिर कंपनी या फिर जो भी संस्था है उसके द्वारा 26 वीक्स की जो है मैटरनिटी बेनिफिट लीव जो है वो मिलेंगी। अब इसमें से प्रेगनेंसी माननी इस पॉइंट पर है, इससे पहले वो मैक्सिमम 8 वीक्स की जो है लीव ले सकती है, और प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के, प्रेगनेंसी नहीं डिलीवरी जो है, डिलीवरी से पहले मैक्सिमम 8 वीक्स की लीव ले सकती है, और डिलीवरी के बाद जो है मैक्सिमम वो 18 वीक्स की लीव जो है ले सकती है। वो चाहे तो देखिए यहाँ पर 20 वीक्स की भी लीव ले ले, लेकिन डिलीवरी से पहले जो है मैक्सिमम 8 वीक्स की ही लीव ले सकती है। 8 वीक्स जो है डिलीवरी से पहले और बाकी के बाद में। वो चाहे तो डिलीवरी से पहले 4 वीक ही ले और बाद में 22 ले ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन 8 वीक से ज़्यादा डिलीवरी से पहले उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ये छोटा सा एक मैंने आपको ट्रिविया बताया। बाकी देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे छुट्टियां जो मिलती हैं। अब देखिए, सरोगेट मदर जो होती है उसको हम प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर ही कंसिडर करते हैं, वही डिलीवरी परफॉर्म करती है, उसी वजह से उसको 26 वीक्स की जो है छुट्टियां जो है मैटरनिटी बेनिफिट क्या उसको एंटाइटल होता है। अगर उसको 2 या फिर 2 से कम बच्चे हैं, जैसे उसके पास एक पहले से एक बच्चा है और उसने दूसरा बच्चा सरोगेट मदर के तौर पर पैदा किया है, तो उसको 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी। यही कि या तो 2 हों, मतलब जो अभी होने वाला उसको मिला के 2 से कम अगर सर्वाइविंग चाइल्ड हैं, मतलब किसी महिला के पास मिनिमम 1 या 1 भी बच्चा नहीं है सर्वाइविंग चाइल्ड, तो उसको 26 वीक्स का प्रेगनेंसी में मतलब वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे उसके पास हैं, मतलब पहले बच्चे के लिए एंड दूसरे बच्चे के लिए, तो आपको 20 वीक्स का मिलेगा। लेकिन थर्ड चाइल्ड है अगर आपका, तो आपको 12 वीक्स का ही मिलता है ये बेनिफिट। अडॉप्टिंग मदर जो होती हैं उनको भी 12 वीक्स का ही मिलता है। अगर वो बच्चा जो है अडॉप्ट कर रहे हैं बिलो 3 मंथ्स, 3 महीने से छोटा बच्चा जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कमीशनिंग मदर कौन होती हैं, जैसे जो सरोगेट मदर होती हैं उनमें जो एग होता है, जिस लेडी का वो एग होता है उसको क्या बोलते हैं, कमीशनिंग मदर। जिस लेडी की प्रेगनेंसी के द्वारा वो जो लेडी उसकी डिलीवरी करने वाली है उसको बोलते हैं सरोगेट मदर। तो जो कमीशनिंग मदर होती है उसको भी 12 वीक्स की ही छुट्टी उसमें मिल सकती है, लेकिन सरोगेट को 26 वीक्स की मिलती है। जो भी कंडीशन है 2 चाइल्ड का तो वो है ही, आप ध्यान रखिए। मिसकैरेज की कंडीशन में 6 वीक्स का है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी 6 वीक्स का है, और ट्यूबेक्टोमी में इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन वाले, उसमें भी 2 वीक्स का ही ये क्राइटेरिया है। सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट से इसके नर्सिंग ब्रेक दिए जाएंगे इन एडिशन टू नॉर्मल ब्रेक्स, वो होंगे 2। कोई मदर है जिसके पास कोई बच्चा है तो अपनी बच्चे की देखभाल के लिए वो नर्सिंग ब्रेक्स मिलेंगी। उसकी डिलीवरी हो गई, छुट्टी के बाद वो काम पर आ चुकी है, ठीक है, डिलीवरी हो गई, छुट्टी के बाद वो अपने काम पर वापस आ गई है, तो उसको नर्सिंग ब्रेक्स जो हैं 2 दिए जाएंगे। एडिशनल होंगे ये ब्रेक्स, जो रेस्ट का ब्रेक होता है जो सबको मिलता है, उसके अलावा 2 ब्रेक और उसको मिलेंगे। सेक्शन 11A कहता है कि क्रैश की फैसिलिटी मिलेगी अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट 50+ एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देता है तो। अब देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट कौन क्लेम नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में तो इस तरीके से दिया, देखते हैं। कितना इसमें बोला गया 26 वीक्स का, 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट कौन क्लेम नहीं कर सकता, जिसका एक सर्वाइविंग चाइल्ड है और वो कमीशनिंग मदर है। क्या वो कर सकती है? नहीं, वो नहीं कर सकती है, वो तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको कितना है 12 वीक्स का ही एंटाइटल है, क्योंकि वो एक कमीशनिंग मदर है। एक सर्वाइविंग चाइल्ड है उसके पास और वो सरोगेट के तौर पर काम करती है, उसको तो मिलेगा। कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है और वो एक कमीशनिंग मदर है, बताया था कमीशनिंग मदर को तो नहीं मिलता है, उसको तो 12 वीक्स का ही मिलता है। ओके, कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है और उसको मिसकैरेज हुआ है, तो क्या है 6 वीक्स का ही इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है।
तो इसमें भी 26 वीक्स नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कौन क्लेम कर सकता है इसमें 26 वीक्स का, तो सरोगेट मदर ही कर सकती है जिसके पास पहले से एक सर्वाइविंग चाइल्ड है और सेकेंड चाइल्ड के लिए वो एज अ सरोगेट काम कर रही है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो हैं नर्सिंग ब्रेक्स कितने होने चाहिए? ओके, तो देखते हैं 2 ब्रेक्स होने चाहिए इन एडिशन टू इंटरवल जो रेस्ट के लिए अलाउड है। 2 ब्रेक होने चाहिए इंटरवल जिसमें अलाउड नहीं हो। क्या इंटरवल जिसमें अलाउड नहीं है वो होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने बोला था कि एडिशन टू इंटरवल 2 ब्रेक तो होने ही चाहिए, उसके बाद उसको इंटरवल का भी टाइम मिलेगा, बाकी का भी रेस्ट का टाइम मिलेगा जो बाकी एम्प्लॉयज़ को अलाउड है। 3 ब्रेक का था क्या? नहीं, 3 ब्रेक का नहीं था। 1 ब्रेक का था क्या? नहीं, 1 ब्रेक का भी नहीं था। 2 ब्रेक प्लस ब्रेक का टाइम जो इंटरवल का बाकी सभी को मिलता है। ये थे 50 क्वेश्चंस। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और ऐसे ब्रेक उसको कब तक मिलेंगे? ये जो 2 ब्रेक हैं, 2 नर्सिंग ब्रेक जो हैं, ये कब तक मिलेंगे? ये मिलेंगे जब तक बच्चे की उम्र नहीं हो जाती है 15 मंथ की। 15 मंथ की एज जब तक बच्चे की नहीं हो जाता है तब तक मिलेंगे। 2 ब्रेक हो गए। नर्सिंग चाइल्ड की एज जब तक 15 मंथ ना हो जाए। क्रैश की फैसिलिटी होगी 50+ एम्प्लॉय जहाँ एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जा रहा है। क्रैश में विजिट, जो क्रैश फैसिलिटी है उसको विजिट भी तो करना होगा जहाँ उसका बच्चा है, तो वो जो लेडी कर सकती है विजिट 4 विजिट पर डे। एक दिन में 4 विजिट्स जो हैं उनको अलाउड हैं। और ये देखिए ये सब मैंने लिखा हुआ है सामने। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है इसमें बोला गया है ये किसको मिलेगा? ऐसी महिला जिसने पिछले 12 महीने में मिनिमम 80 डेज़ का वर्क किया होगा उसी को ये 26 वीक्स का जो बेनिफिट है ये मिलेगा। पिछले 12 महीने में मिनिमम 80 डेज़ का वर्क किया होना चाहिए उसको। जनरल केस में 26 वीक्स है। और अगर बात करें 12 वीक्स का, 2 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको मिलेगा 12 वीक्स का। कमीशनिंग मदर को भी 12 वीक्स का। सरोगेट को जो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर ही काउंट करते हैं। मिस कैरेज 6 वीक्स। ट्यूबेक्टोमी के 2 वीक्स हैं। और एडिशनल लीव भी मिल सकती है अगर कोई इलनेस है तो 1 मंथ की। नर्सिंग ब्रेक 2 हैं। नर्सिंग ब्रेक कब तक होंगे? 15 मंथ की एज नहीं हो जाती चाइल्ड की। क्रैश फैसिलिटी कहाँ होगी? 50+ एम्प्लॉय जहाँ होंगे। क्रैश में विजिट कितनी होंगी? 4 विजिट पर डे। कोई भी डिसमिसल हो सकता है क्या? कोई कंपनी ऐसा सोचे कि ये लेडी तो प्रेग्नेंट है, इसको डिसमिस कर देते हैं इससे पहले कि हम इसको 26 वीक्स की जो मैटरनिटी बेनिफिट दें। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट डिसमिसल। कोई भी वेज जो है डिडक्ट नहीं होगा इन नर्सिंग ब्रेक्स के लिए। जो 2 नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाते हैं इनके लिए कोई भी वेज का डिडक्शन नहीं होगा। अगेन द्विज 20 कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर एनरोलमेंट इन दीज कोर्सेज। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।